हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रिवीजन सीरीज में पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। कुछ कुछ ऐसा पॉइंट पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन पिकअप होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? डक्टलेस ग्लैंड, वैसा ग्लैंड जिसके पास डक्ट नहीं होता उसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये क्या करता है? हार्मोन रिलीज़ करता है। हार्मोन कहाँ रिलीज़ करेगा? तो ये ब्लड में हार्मोन रिलीज़ करता है। ब्लड में हार्मोन रिलीज़ करता है तो फिर वहाँ से हार्मोन कहाँ जाता है? वो हार्मोन ट्रांसपोर्ट होता है, बॉडी के अलग अलग टारगेट ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट होता है और टारगेट टिश्यू के पास जाता है। टारगेट टिश्यू के पास क्यों जाता है? क्योंकि टारगेट टिश्यू के पास रिसेप्टर्स होते हैं। उस रिसेप्टर्स में वो जाके बाइंड करता है, तो वहाँ पे बाइंड करता है और फिर वो एक पार्टिकुलर एक्शन देता है। देखिए, तीन तरह के हार्मोन होते हैं नेचर वाइज। तीन तरह के हार्मोन होते हैं। एक एस्टेरॉयड हार्मोन होते हैं जो एस्टेरॉयड से बने होते हैं, जैसे सेक्स हार्मोन हो गया, या हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, गोनाडोकॉर्टिकॉइड, ये तीन तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ये सभी जो हो गए वो एस्टेरॉयड डेरिवेटिव हो गए। ये लिपिडो सॉल्युबल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है ना, सेल के अंदर आ सकते हैं। टायरोसिन डेरिवेटिव, जैसे थायराइड हार्मोन हो गया T3 T4, या एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन रिलीज होता है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, इन दोनों को क्या कहा जाता है? कैटकोलामीन। ये भी आपका टायरोसिन डेरिवेटिव होता है। तीसरा हो गया प्रोटीनेशियस नेचर का, पी से प्रोटीन, पी से पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड, पैनक्रियास, प्लासेंटा, ये सभी का हार्मोन जितने भी होते हैं वो सभी प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। एक ट्रिक है इसको याद करने का कि जितना भी हार्मोन जिसके लास्ट में इन लगा हुआ हो तो वो जो होंगे वो आपके प्रोटीनेशियस नेचर के होंगे। जैसे थायरोकैल्सिटोनिन, इन हो गया ना, तो वो प्रोटीनेशियस नेचर के होंगे। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो देखो, कुछ हार्मोन होते हैं जो सेल के अंदर नहीं घुस पाते हैं, मतलब वो लिपिडो सॉल्युबल नहीं होते हैं, लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं। तो उसके लिए वो उनका जो रिसेप्टर होता है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। कुछ हार्मोन होते हैं जो सेल के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है ना, तो उनका जो रिसेप्टर होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो जिनका वो जो रिसेप्टर जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है उसको कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। जैसे प्रोटीन हार्मोन हो गया, कैटिकोलामिन हो गया, इन सभी का रिसेप्टर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ठीक है। जब ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड करते हैं ये हार्मोन, तो सेकंड मैसेंजर जो है जनरेट करते हैं। अंदर में सेकंड मैसेंजर जनरेट होता है। वो सेकंड मैसेंजर का एग्जांपल है जैसे साइक्लिक एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक जीएमपी, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियम हो गया, IP3 एटसेट्रा। ये सेकंड मैसेंजर जनरेट करते हैं और उसके बाद फिर कुछ एक्शन, एक पार्टिकुलर एक्शन देते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए, ये हो गया मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। अब देखते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर। देखिए, कुछ हार्मोन होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन हो गया, एस्टेरॉयड हार्मोन हो गया, तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाता है। ये थायराइड हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है वो से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ये रिसेप्टर यहाँ बाइंड करता है और फिर ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करवाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होता है इन दोनों को कहते हैं जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जीन एक्सप्रेशन करवाता है, मतलब ये यहाँ से प्रोटीन बनाया तो इसको कह सकते हैं कि एक्टिवेट जीन एक्सप्रेशन। थायराइड हार्मोन जो है एक्टिवेट जीन एक्सप्रेशन। वही एस्टेरॉयड हार्मोन भी, उसका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, ये न्यूक्लियर रिसेप्टर, साइटोप्लाज्म में जो रिसेप्टर होता है उससे बाइंड करता है और फिर ये भी यही काम करवाता है, एक्टिवेट जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ तक पढ़ दिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ कुछ ऐसा पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन पिकअप होता है। देखिए, हार्ट होता है तो हार्ट का जो वाल होता है वो रिलीज करता है ANF, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर क्या करता है कि सोडियम और वाटर इसका एक्सक्रीशन करवाता है थ्रू नेफ्रॉन, किडनी से ये एक्सक्रीट करवाता है। जब वाटर का लेवल बाहर जाएगा बॉडी से तो क्या होगा कि हमारे बॉडी में तो ब्लड ज़्यादा होता है, मतलब वाटर जो होता है ब्लड के अंदर मैक्सिमम वाटर होता है, 90 से 92% वाटर होता है प्लाज्मा में। तो ब्लड का लेवल कम हो जाएगा। जब ब्लड का लेवल कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। वैजो डायलिटेशन भी करवाता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। वो वैजो मतलब वैसल, ब्लड वेसल्स जो है डायलेट होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरा किडनी जो होता है, देखिए जब भी आपके बॉडी में हाइपोक्सिया कंडीशन आएगा, मतलब ऑक्सीजन का कमी हो रहा है आपकी बॉडी को, तो आपके बॉडी को जब ऑक्सीजन का कमी होगा तो जे सेल्स जो होता है किडनी में, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, रिलीज करता है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन का काम क्या होता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, जिसके वजह से फिर वो ऑक्सीजन को मेंटेन कर लेता है, ठीक है ना। तीसरा गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन को, जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सिनोजन हो गया, प्रोलिनिन हो गया, मतलब हमारे पेट में जो भी चीज़ का सिक्रेशन होता है उन सभी को कहते हैं गैस्ट्रिक जूस,
ठीक है ना, तो उन सभी को स्टिमुलेट करता है। सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन ये दोनों इंटेस्टाइनल वॉल से रिलीज होता है, ठीक है ना, इंटेस्टाइनल वॉल से रिलीज होता है। और देखिए इन दोनों का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सिक्रेटिन जो है वो स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक सिक्रेशन, स्टिमुलेट का मतलब इंक्रीज, सिक्रेटिन इंक्रीज करता है पैनक्रियाटिक सिक्रेशन। पैनक्रियाटिक सिक्रेशन में क्या क्या, तो वाटर और बाइकार्बोनेट इन दोनों का सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, क्योंकि पेट से जो खाना आ रहा है उसमें एसिड ज़्यादा होता है, तो कोई ना कोई तो चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो बाइकार्बोनेट यहाँ से रिलीज होता है ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर सके। सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन, इसका काम क्या होता है कि पैनक्रियाटिक एंजाइम जो होता है उसका सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है। पैनक्रियाटिक एंजाइम उसका सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, जैसे आपका क्या नाम था, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, ये सब जो होता है इसका सिक्रेशन को इंक्रीज करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि बाइल रिलीज हो सके। समझ में आया? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देखिए हम लोग के बॉडी में ऐसा सिस्टम है कि कोई एक फंक्शन को बढ़ाएगा तो कोई दूसरा हार्मोन जो है उसका फंक्शन को घटाएगा। जैसे इंसुलिन हो गया, इंसुलिन ब्लड के ग्लूकोज लेवल को घटाता है, तो ग्लूकागॉन जो होता है वो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन रिलीज होता है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज से, और ग्लूकागॉन रिलीज होता है अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज से। देखिए ये हमारा ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज है, तो कौन कौन चीज़ से ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है? पहला चीज़ कि लीवर जिसमें ग्लूकोज स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वो टूटेगा। ग्लाइकोजन जब टूटेगा तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये टूटता क्यों है? विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम होता है ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में चेंज करना। तो जब ग्लूकोज में टूटेगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। जब आप खाना खाएंगे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा ब्लड में। जैसे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है, जैसे फैट हो गया, फिर अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन जो हो गया, हमारी बॉडी में जो स्टोर होता है, तो जब ग्लूकोज का ज़रूरत पड़ता है तो ये सभी ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं। मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जो है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, इसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये सभी जो है ग्लूकोज का लेवल को बढ़ाया, तो कोई ना कोई जो चीज़ होना चाहिए तो ग्लूकोज का लेवल को घटाता है। तो पहला है कि आपका इंसुलिन जो है वो क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस करता है, मतलब ग्लाइकोजन बना देता है, और लीवर में या मसल्स में आपका ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये कौन करता है? इंसुलिन। इसीलिए जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन का कमी रहता है। इंसुलिन का कमी रहता है तो उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। दूसरा, ग्लूकोज का लेवल कैसे कम होगा? तो आप ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए, बॉडी में एक्सरसाइज होगा, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो ग्लूकोज का लेवल कम होगा। देखिए इंसुलिन का अगर डिफिशिएंसी हो गया, इंसुलिन कमी हो गया, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाएंगे। ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होंगे तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया इसको कहते हैं। प्लस कुछ कीटोन बॉडीज़ भी हमारी बॉडी में जमा होने लग जाएंगे। कीटोन बॉडी कहाँ से बनेंगे? ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स। हमारे बॉडी में जो फैटी एसिड्स होते हैं वो सभी ब्रेकडाउन करेंगे और ग्लूकोज में चेंज होंगे, और ग्लूकोज में चेंज होंगे तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, तो ग्लूकोज का फिर जो है इनडायरेक्ट मेटाबॉलिज्म होगा और वो कीटोन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं डायबिटिक मेलाइटस। दूसरा हो गया पाराथायरॉयड हार्मोन, पाराथ हार्मोन भी कहते हैं इसको, और थायरोकैल्सिटोनिन। पाराथायरॉयड हार्मोन जो होता है उसका काम होता है कि ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। वही थायरोकैल्सिटोनिन, इसका काम होता है ब्लड के कैल्शियम लेवल को घटाना। देखिए ये हमारा ब्लड है, तो ब्लड का कैल्शियम लेवल कैसे बढ़ेगा? पाराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या होता है? ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। तो देखिए पाराथायरॉयड हार्मोन जो है, मान लेते हैं किसी आदमी का ब्लड में कैल्शियम नहीं है, तो क्या करेगा? पाराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा। पाराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा? कैल्शियम का इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन करवाएगा। खाना जो आप खा रहे हैं वहाँ से कैल्शियम का लेवल को एब्जॉर्ब करवाएगा। दूसरा कि हमारा बोन जो होता है वो बोन स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट होता है, तो ये जो बोन होता है बोन को तोड़ेगा, तो इसे कहते हैं डीमिनरलाइजेशन या ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। बोन जब टूटेगा तो कैल्शियम रिलीज होगा और ये कैल्शियम ब्लड में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्या करेगा कि किडनी जो होता है वहाँ से ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम होगा, मतलब जो नेफ्रॉन होता था, नेफ्रॉन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाएगा। ये कौन करवा रहा है? तीनों। जो प्लस प्लस है इसका मतलब कि कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? तो ये पाराथायरॉयड हार्मोन।
अब बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो गया मेरे ब्लड में, तो अब रिलीज़ होगा थायरोकैल्सिटोनिन। ये कहाँ से रिलीज़ होता है? तो थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होता है। ये क्या करेगा? ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी करेगा, मतलब जो बोन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। बोन का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो कैल्शियम का ज़रूरत पड़ेगा, तो ब्लड से जो है कैल्शियम जो है बोन में जमा होने लग जाएगा। इसी को कहते हैं मिनरलाइजेशन। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या? दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रेशन करवाना स्टार्ट कर देगा। मतलब क्या कि किडनी से जो है, किडनी में जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, कैल्शियम को बाहर जाने नहीं दे रहा था, एब्जॉर्ब कर ले रहा था, लेकिन अब ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ट्यूबुलर सिक्रेशन कर देगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट कि जो यहाँ पे इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन हो रहा था कैल्शियम का, ठीक है, अब ये इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा और एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से कैल्शियम बाहर रिलीज होगा, कैल्शियम का लेवल कम हो गया बॉडी में। ऐसा ही होता है। तीसरा पॉइंट होता है, तीसरा, ये 2 लिख दिया गलती से। तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं अल्डोस्टेरोन और एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर का फंक्शन। अल्डोस्टेरोन जो होता है कहाँ से रिलीज होता है? तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो होता है वो अल्डोस्टेरोन होता है। और एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर कहाँ से रिलीज होता है? तो एट्रियम के वाल से। एट्रियम मतलब हार्ट का जो होता है ना, एट्रियम और वेंट्रिकल, तो एट्रियम के वाल से रिलीज होता है। और देखिए, अल्डोस्टेरोन जो होता है वो सोडियम और वाटर जो होता है, सोडियम और वाटर हमारी बॉडी में जो होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। कहाँ पे? किडनी पे। किडनी में जो वो नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन कुछ इस टाइप का होता है, तो नेफ्रॉन में रीअब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम, सोडियम और वाटर का, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में वाटर का क्वांटिटी बढ़ने लगता है। जब वाटर का क्वांटिटी बढ़ने लगता है तो हम लोग को पता है कि ब्लड जो होता है वो मैक्सिमम वाटर से बना होता है, तो वाटर का लेवल अगर बढ़ेगा तो ब्लड का लेवल बढ़ेगा। जब ब्लड का लेवल बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो बीपी बढ़ गया। वही एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर क्या करता है कि एट्रियम के वाल से रिलीज होता है, ये सोडियम और वाटर इसका एक्सक्रीशन करवाता है। कहाँ से? किडनी से। वही इसका उल्टा एकदम, किडनी से एक्सक्रीशन करवाएगा तो ब्लड का लेवल कम हो जाएगा, तो बीपी कम हो जाता है। तो यही कुछ कुछ था। होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है या नहीं लगा है, कुछ गड़बड़ी हुई है तो बताइए कमेंट में।